जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी प्री टाइम बैच चल रहा था हम लोग का, तो उसी क्रम में आज ये प्री टाइम बैच में आधुनिक भारतीय इतिहास कल से हम लोगों ने शुरू किया था। अभी तक गौरव सर ने प्राचीन भारतीय इतिहास और निशांत सर ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाया था। कल हम लोगों ने जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ बचे हुए टॉपिक्स थे, जैसे कि सिख संप्रदाय और मराठास, उनको कर लिया था। ठीक है, अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज आधुनिक भारतीय इतिहास और विशेषकर इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। इसको जैसे जो ये आपको बुक दी गई है चित्रात्मक प्रस्तुति, बेसिकली क्रैश कोर्स है। इसमें आप लोग को एक चीज का ये ध्यान रखना है, ये हमारी सीमाएं भी है, ये कोई फाउंडेशन कोर्स है नहीं, क्रैश कोर्स है। तो ये चित्रात्मक प्रस्तुति के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो चीजें फैक्ट तो बहुत ज्यादा मात्रा में दी गई हैं, जिसको तैयार करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है अपने आप में। और दूसरी चीज ये है कि जो फैक्ट हैं वो भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो उनको संभालते हुए संजोते हुए चलना है आगे। ठीक है। तो हम लोग इसमें करेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास का जब हम लोग शुभारंभ करेंगे, तो इस समय भारत और विश्व में क्या चल रहा था, एक बार थोड़ा सा इन सबको भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले, चूंकि आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक प्रमुख विषय है। ठीक है। और इसके पूर्व में मुगल सत्ता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही था, भारत में जो मुगल सत्ता स्थापित थी। हालांकि जब पहली भारतीय कंपनी आती है तो उस समय भारत में मुगलों की स्थापना भी नहीं हुई थी। पुर्तगाली जो कि 1498 के लगभग में भारत आए, उस समय भारत में मुगल सत्ता की दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। ठीक है। तो ऐसे में एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको भारत के बाहर क्या चल रहा था एक बार इसको समझते हुए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एक तो दो परिस्थिति हम लोग एक देख सकते हैं। एक तो भारत में क्या परिस्थिति चल रही थी, ठीक है, और दूसरा भारत के बाहर, भारत के बाहर क्या चल रहा था। ठीक है। भारत भारत के बाहर। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि भारत ऐसा नहीं था कि भारत जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद से भारत में व्यापार शुरू हुआ। भारत के पहले भी रेशम मार्ग से, लाल सागर के माध्यम से और कुस्तुनतुनिया और ये तुर्किस्तान वाले माध्यम से भारत से यूरोपीय देश व्यापार कर रहे थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है, जैसे आप देखे होंगे कि मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत था, जिसमें उसने चीन से व्यापार की बात की थी। फिर उसके बाद अन्य यात्री भी ऐसे ही भारत और चीन वगैरह आते जाते रहते थे। रेशम मार्ग का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही हैं। तो रेशम मार्ग के थ्रू जब भारत से व्यापार चल रहा था, तो ऐसे में एक समय आता है कि जब मैं आपको मैप एक बार थोड़ा सा दिखा दूं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैप भी देखते चलेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये यहाँ पे भारत है। ठीक है। और एक तो रेशम मार्ग था, ऐसे ऐसे यहाँ पे गया ही था। एक मार्ग था यहाँ से फारस की खाड़ी होते हुए, एक मार्ग था लाल सागर होते हुए। उस समय ये स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। और जो मिस्र था, मिस्र का अलेक्जेंडर, वहां से ये भूमध्य सागर होते हुए बेसिकली इटली और टर्की, ये जो दो देश थे जिनका इन पूरे व्यापार पे प्रभुत्व था। ठीक है। तीसरा अगर कह सकते हैं तो जो अरब के व्यापारी थे, यानी कि इन तीनों पे, अब देखिए इटली, टर्की, यहाँ पे इटली हो गया, टर्की, इटली वाले हो गए। मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी। ठीक है, वेनिस बहुत प्रसिद्ध शहर था। और यहाँ पे अरब के व्यापारी हो गए। और ये भारत था, यहाँ पे चाइना था। ठीक है। तो इस प्रकार रेशम मार्ग, फारस की खाड़ी और रेड सी होते हुए ये व्यापार के प्रमुख मार्ग थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1859 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था और 1869 में शुरू हुआ था और 1869 में जाके पूरा हुआ था। उस समय तक ये खुला नहीं था। ठीक है। तो ऐसे में ये जो देश वाले थे, जो यहाँ पे पुर्तगाली थे, स्पेन वाले थे, फ्रांस थे, ब्रिटिश थे, ठीक है, पोलैंड थे, डेनमार्क थे, ये लोग टर्की पे, इटली पे, अरब पे निर्भर थे पूर्व के साथ। ये जो पूरा पूर्व है इसके साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है। यानी कि फारस की खाड़ी से ईरान तुर्क होते हुए, लाल सागर के माध्यम से मिस्र होते हुए, और रेशम मार्ग जो कि पुराना रेशम मार्ग था, यही एक व्यापार का प्रमुख माध्यम था। ठीक है। कुछ कुछ व्यापार ऐसे ऐसे भी दिखते हैं, मतलब यहाँ से भी दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं,
ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये व्यापार बेसिकली इन्हीं सब मार्ग से था। वास्को डी गामा जो 1498 में भारत आया, फिर पहली बार 1498 आया, फिर 1502 में आया। ठीक है, उसने क्या किया, ये जो पीडीएफ है इसमें, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये अहमद इब्न मजीद, ठीक है, अहमद इब्न मजीद जो कि एक अरब अरब नाविक था, नाविक भी था, व्यापारी भी था। इसने अपनी बुक भी लिखी थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ से इसको लेके आया और यहाँ पे केप ऑफ गुड होते हुए, केप ऑफ होप होते हुए यहाँ से भारत की यात्रा करता है। और इसी को लोग बोल देते हैं कि भारत की खोज की। बेसिकली भारत जहाँ था वहीं था, भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत के लिए एक नवीन मार्ग की खोज हुई थी वास्को डी गामा के माध्यम से। ठीक है, अब बात ये आती है कि जाहिर सी बात है, जब व्यापार पे तुर्क, इटली, इन लोग का कब्जा रहेगा तो ये साधन संपन्न होंगे। ठीक है, बेसिकली इटली के साधन संपन्नता से अगल बगल के देश बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो जो है इनका एकाधिकार तोड़ने की बात करते थे कि यार ये मतलब केवल यही क्यों मुनाफा कमाए। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी सदी में, जैसा कि आपको पता होगा, पश्चिमी जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप में यहाँ पे पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया था, औद्योगिकरण आरंभ हो चुका था। ठीक है, नई सोच, नई चेतना का विकास हुआ, साहस का विकास हुआ, रास्तों की खोज के माध्यम से इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस एकाधिकार को तोड़ा जाए। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप में एकाधिकार को तोड़ने की बात हुई। अब भारत जो था, भारत ये क्या करता था, बेसिकली यहाँ पे कपड़े का मार्केटिंग होता था, कपड़े व मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होता था। ठीक है, और काली मिर्च, ऐसा माना जाता था कि काली मिर्च जो है, ये जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, ये नॉनवेज नॉनवेज में काली मिर्च का प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे। और उस टेस्ट के कारण एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको ये हुआ कि जो काली मिर्च के व्यापार पे ये फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, ये बीच में जो दलाल बैठे हैं, इनको क्यों ना हटाया जाए, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से व्यापार करें। ठीक है, भारत में चूंकि ये व्यापार करने के लिए आरंभ में सोना देते थे, तो इनको लगता था यार सोना दे रहे हैं तो क्यों ना व्यापार पे ही कब्जा कर लिया जाए। फिर व्यापार पे कब्जा करते करते आप देखेंगे कि किस प्रकार, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश जो है भारत में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर उभरते हैं, और 1947 तक, भारत की आजादी तक ये यहाँ पे शासन करते हैं। ठीक है, एक चीज में आती है कि भारत जो है उस समय यूरोप के बदलाव से अनभिज्ञ था। ठीक है, अभी मुगल सत्ता की स्थापना नहीं हुई थी। जब 1498 में पुर्तगाली भारत में आ चुके थे, तो उस समय भारत में मुगल सत्ता की स्थापना नहीं हुई थी, अगर हम भारत की बात करें तो। ठीक है, मुगल सत्ता की स्थापना हुई नहीं थी। यूरोप के जो बदलाव थे उनसे भारत अनभिज्ञ था। जो नई नई खोजें थी नौसेना पे, आप देखेंगे कि मुगल, आपको सर ने पढ़ाया भी होगा कि जब भी मुगल जो है भारत में थे तो उन्होंने कभी नौसेना डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी कि 1760 तक, जो कि औरंगजेब का काल है, वहां के बाद से जब हम लोग आधुनिक भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मुगलों का भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण था। ठीक है, लेकिन 1750 तक मुगलों की स्थिति आप लोग देखेंगे कि प्लासी, बक्सर के तक जाते जाते कि किस प्रकार मुगलों की स्थिति कमजोर होती है, और दिल्ली पर नियंत्रण, यहाँ तक कि अब ये जो छोटा सा एरिया है, पूरा इतने भूभाग को चलाने वाला इस छोटे से एरिया पे सिमट करके रह जाता है। ठीक है, मुगलों के पतन, जब पतन हो जाता है तो फिर यहाँ पे मराठाज आ जाते हैं। ठीक है, सिंध एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। ठीक है, पंजाब स्वतंत्र राष्ट्रीय तौर पर बन जाता है, यहाँ पे हैदराबाद, बंगाल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्य उभरते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, अवध में भी नवाबों का शासन आ जाता है। ठीक है, ये जो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानों और जाटों का शासन आ जाता है। ठीक है, मैसूर, हैदराबाद में बताया ही था, मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इनका आपस में भी खूब खूब ज्यादा प्रतिद्वंदिता थी। ठीक है, जबकि जो यूरोपीय देश थे वो छोटे छोटे राज्यों को भी जोड़ जोड़ करके, छोटे छोटे विभिन्न उनको जोड़ जोड़ करके राष्ट्र राज्य की अवधारणा पे काम करने वाले थे। ठीक है, अब ऐसे में सैन्य पिछड़ापन, तकनीकों का अभाव, आपसी उत्तराधिकार के युद्ध, ठीक है, भ्रष्टाचार, राजनीतिक एकता व राष्ट्रीय चेतना का अभाव, ठीक है, आपस में तनावपूर्ण संबंध, इन सब के कारण थोड़ी सी भारत की परिस्थिति कमजोर थी। उसमें ये नादिर शाह का हमला हो जाता है 1739 वाला, ये हम लोग बात कर चुके थे। और उसके बाद पानीपत के तीसरे युद्ध ने तो एक बार नादिर शाह के हमले के बाद एक कॉन्सेप्ट ये बन के उभरता है कि चलो मराठा जो है वो मुगलों के स्थान पे स्थापित हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि 1761 में जो
आदिल शाह, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी का जो आक्रमण होता है, वो एक ये भी खत्म कर देता है कि अब मुगलों के सामने मराठा नहीं आ पाएंगे। ऐसे में जब ब्रिटिश कंपनियां आती हैं, ठीक है, ब्रिटिश कंपनियां आती हैं तो आपसी युद्ध, ये सब जब भारत में आएंगी तो जाहिर सी बात है आपस में भी टकराएंगी, ठीक है। तो इनको हम लोग देखते हुए शुरुआत करते हैं। तो ये तो था भारत की परिस्थिति, कुछ कुछ हम लोगों ने मोटे तौर पे समझा। और ब्रिटेन जो विदेशों में परिस्थिति चल रही थी, जो भारत के बाहर जो परिस्थिति चल रही थी, इसको भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं पहले टॉपिक पे, जो कि आज आधुनिक भारत का इतिहास का पहला टॉपिक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें पीडीबीडीएफ एक एक्रोनिम्स है, ठीक है, पीडीबीडीएफ। तो पीडीबीडीएफ बेसिकली है क्या, ये शुरुआती शुरुआती अक्षर है, ठीक है, जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रांस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पीडीबीडीएफ पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस, ठीक है। इस के क्रम में भारत में ये आए थे, ठीक है। पीसीएस में और यूपीएससी में प्राय इसकी संभावना बनी रहती है कि आधुनिक भारत के इतिहास से अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन से प्रश्न आए तो आने का क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाएगा। क्रोनोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पुर्तगाली की। तो पुर्तगाली, जैसा कि मैंने बताया था कि 1798 में ये भारत, 1498 में ये भारत आए थे। और भारत आने में सबसे पहला जो नाम आता है वो वास्को डी गामा का आता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी, और अहमद इब्न मजीद नाम के इनके एक अरब सहायक थे, ठीक है। कालीकट में जो शासक था जमोरिन, इसका आरंभ में इसने स्वागत किया। बाद में आता है कि नहीं, इन्होंने थोड़ा सा मतलब जब दोबारा ही 1502 में भी, एक बार 1502 में भी आए थे, तो उस समय उसके संबंध जमोरिन से तनावपूर्ण चल रहे थे, ठीक है। और ये क्यों जाके वहां प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो, जैसा कि मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि जो वहां पे मांस बनता था, उस मांस में काली मिर्च से मैरिनेट किया जाता था, और उस मैरिनेशन के कारण काली मिर्च की मांग वहां बहुत ज्यादा थी। और जब काली मिर्च के व्यापार पे अरब, जैसा कि मैंने मैप में दिखाया था, अरब और तुर्की वाले पैसा वसूलना शुरू कर दिए थे, तो बहुत ज्यादा वो वहां पे महंगा हो गया था। ये जब जाता है भारत से केप ऑफ गुड होप होते हुए, तो उससे जो फायदा होता है वो सारे व्यापार लागत का निकालने के बाद 60 गुना से अधिक इसको फायदा होता है। तो ऐसे में ये सोचते हैं कि क्यों मतलब इसी मार्ग से व्यापार किया जाए जब इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर स्थायित्व की बात करेंगे तो इस क्रम में एक फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आता है, ठीक है। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आता है, जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर था। 1505 में इसको बनाया गया था। इसकी एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी, शांत जल की नीति, ठीक है, यानी कि हिंद महासागर में प्रभुत्व की स्थापना। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इनकी नौसेनाएं मजबूत थी, तो इनका ये मानना था कि हिंद महासागर में, हमारे जो हिंद महासागर है उसमें हमारे अलावा कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे जितने भी गोवा पे इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, और उसके माध्यम से पूरे हिंद महासागर पे ये नियंत्रण रखने का प्रयास करने लगे, ठीक है। अगला इनमें आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क करके। तो एक इसमें क्रोनोलॉजी ये भी बन सकती है, ठीक है, कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुर्क और वास्को डी गामा, इनको क्रम में लगाइए, ठीक है। तो एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। ये अल्फांसो द अल्बुर्क जो है, ये भी 2 बार भारत आया रहता है। पहली बार जब आता है, जब ये कोचीन में जो प्रथम भारतीय कारखाना खोला जाता है, कारखाना या फैक्ट्री उसको मैं बोल देते थे, बेसिकली वो क्या रहता था, स्टोर रहता था, गोदाम रहते थे, ठीक है। तो उसमें ये जब आता है वहां पे भारत में, तो पहली बार आता है 1503 में, और ये उस समय कमांडर रहता है, ठीक है, कमांडर रहता है। फिर गवर्नर बन के आता है, और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है 1510 ईस्वी में। कब बीजापुर के जो शासक रहते हैं उनसे गोवा छीन लेता है, ठीक है, गोवा छीन लेता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपको जो बुक मिली है, इसमें चीजें थोड़ी सी बिखरी बिखरी हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनकी चर्चा किया, उसके बाद से ये आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे आ गया। फिर इधर जो है आपका ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर ली गई। तो बेसिकली 3 कंपनियां हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। डच और डेनिश पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं फोकस करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी लगभग लगभग कम है। और भारतीय जो मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास में इनका योगदान भी उस मायने में महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, ठीक, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब बात आती है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1599 में गठित हुई थी,
ठीक है, 1599 में गठित हुई थी। हाल ही में इसको एक भारतीय ने भी खरीदा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरस नाम की दल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। महारानी एलिजाबेथ से ये चार्टर लेते हैं, ठीक है, और 1611 में ये अपना सर्वप्रथम कारखाना खोलते हैं मछलीपट्टनम में, ठीक है। तो यानी कि आप देखेंगे कि जब ये पहला कारखाना खोलते हैं तो उस समय भारत में शासक कौन सा रहता है? जहांगीर। अकबर जो रहता है वो उस समय मर गए रहते हैं 1605 ईस्वी में ही। लेकिन जब पहली बार ये भारत आते हैं, पहली बार ये जब महारानी का लेकर के आते हैं, तो अकबर उस समय जो इनको चार्टर मिला रहता है, उस समय भारत का जो भारत में जो मुगल शासक रहता है वो अकबर रहता है। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि पहला स्थायी कारखाना, ठीक है, प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित करते हैं ये सूरत में 1613 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जहांगीर इस समय शासक रहता है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एक तो प्रश्न आ सकता है कि भारत में आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो जाहिर सी बात है आपको चार ऑप्शन देंगे, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और ब्रिटेन, ठीक है। तो वही पुर्तगाली थी, ठीक है। दूसरा बनता है कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम जो यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम जो है भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो पुर्तगाली व्यापारियों ने किया था, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा प्रश्न इसमें बनते हैं। ये वाली हम लोग चर्चा कर ही थे, भारत आने का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क और फ्रांसीसी। ये जो डच हैं, ये हॉलैंड वाले डच हैं, इसका आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये नीदरलैंड या हॉलैंड वाले डच हैं, ठीक है, और ये डेनमार्की वाले डेनिश डेनिश व्यापारी, ठीक है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार फ्रांसीसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का मूल नाम कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस था, ठीक है। इस पे भी जाना नहीं है। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। मूलतः ये एक सरकारी कंपनी थी, ठीक है। इसका निर्माण राज्य द्वारा किया गया था, जो कि लुई 14वें का मंत्री था। सरकारी कंपनी थी, तो इसीलिए भारत में न टिक पाना, यानी कि अंग्रेजों को टक्कर न दे पाने के पीछे भी एक कारण ये भी था, ठीक है। और फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ 1667 में भारत आते हैं, और 1668 में सूरत में ही ये प्रथम फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना करते हैं, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे कि जो आंग्ल मराठा कह रहा हूँ, जो कर्नाटक वार चलता है, उसमें किस प्रकार ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर होती है भारत से, ठीक है। अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे। ये भी फिर वही है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। क्रोनोलॉजी इसमें याद करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तीन कंपनियों का देख लीजिएगा। पुर्तगाली कंपनी 1498, 1616 में नहीं है, ये वाला याद नहीं करना, 1616 वाला ये था। 1599 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1498 में पुर्तगाली कंपनी, और फ्रांसीसी कंपनी 1664 में, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको याद करना आपको ज्यादा मतलब जरूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण संधियों की बात की जाती है। इलाहाबाद की संधि के बारे में है, मंगलोर की संधि के बारे में है, सलबाई की संधि के बारे में है, और मद्रास की संधि के बारे में है। तो हम लोग एक काम ये करते हैं कि ये ब्रिटिश विस्तार एक बार पढ़ते हुए चलते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब होती है, बक्सर के युद्ध के बाद सलबाई की संधि कब होती है, मराठा युद्ध के बाद, मैसूर के युद्ध के बाद मंगलौर और हैदर अली के बीच कैसे कैसे संधियां होती हैं। इनको सब हम लोग थोड़ा सा एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं, ठीक है। आपके बुक में इधर उधर थोड़ा सा बिखरा करके दिया हुआ है, तो उसको एक बार देख लेना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा अपने कॉपी में जहाँ पे भी नोट कर रहे हो वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो अब हम लोग एक बार ब्रिटिश विस्तार देखेंगे, क्योंकि बेसिकली तीन कंपनियां थी, ठीक है। पुर्तगाल में जो महारानी थी वहाँ की, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, और चार्ल्स जो इंग्लैंड के सम्राट थे, इनका आपस में विवाह होता है, और दहेज के रूप में पुर्तगाल वाले इनको बंबई दे देते हैं, और इस प्रकार पुर्तगाली धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, ठीक है। डेनिस और डचों को भी अब हम लोग आगे देखेंगे। बेसिकली अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश का विस्तार कैसे हुआ, और ब्रिटिश के विस्तार में कौन कौन सी परिस्थितियां सामने आई, और कैसे कैसे ब्रिटिश ने उसको हैंडल किया, ठीक है। तो ब्रिटिश विस्तार एक टॉपिक डाल लीजिए। इसमें बेसिकली शुरू में इन्होंने हैंडल किया था
फ्रांस को, ठीक है। तो फ्रांस के साथ इनका तीन कर्नाटक युद्ध में फ्रांस के 3 विकेट गिरा देते हैं, ठीक है। तो 3 कर्नाटक युद्ध, ठीक है। पहला युद्ध जो रहता है कर्नाटक युद्ध का, ये बेसिकली 1746 से 1748 के मध्य 1746 से 48 के मध्य ये युद्ध रहता है। इसमें करते क्या है, दोनों कंपनियां की आपसी महत्वाकांक्षा तो थी कि भारत में कैसे एक दूसरे के व्यापार पे या एक दूसरे से ज्यादा कमाया जाए, ठीक है। दूसरा इसमें कारण आता है कि जब 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 वहां पे ये यूरोप में लड़ती हैं, तब तब ये यहाँ पे भी लड़ लेती थी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा होता है, इसको आप लोग वर्ल्ड इतिहास में पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध के कारण ये यहाँ पे भी लड़ लेते हैं, ठीक है। और एक्स ला सापेल की संधि के माध्यम से इस युद्ध में फ्रांस की स्थिति मजबूत रहती है, और वहां पे एक्स ला सापेल, ठीक है, एक्स ला सापेल, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि एक्स ला सापेल किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दे देगा आंग्ल मराठा वार, आंग्ल मैसूर वार, ठीक है, आंग्ल कर्नाटक वार, आंग्ल अफगान वार, ठीक है। तो एक्स ला सापेल आंग्ल कर्नाटक वार से जुड़ा हुआ है। एक्स ला सापेल की संधि के माध्यम से ये युद्ध अनिर्णायक रहता है, हालांकि फ्रांस की स्थिति मजबूत रहती है, ठीक है। अब इसमें बात आती है, ये थी पहली पहली कर्नाटक युद्ध, ठीक है। दूसरा युद्ध जो कि सप्तवर्षीय युद्ध था, ठीक है। दूसरा युद्ध ठीक इसके 1 साल बाद शुरू हो जाता है, 1749 से 1755, ठीक है। 1749 से 1755 के मध्य ये युद्ध शुरू होता है। फिर इसमें दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, और हम लोग नीचे चर्चा कर चुके थे कि किस प्रकार हैदराबाद में, नीचे जो है दक्षिण में हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक में आपस में लड़ाई, मतलब हैदराबाद और कर्नाटक में 2 गुट रहते हैं बेसिकली। यहाँ पे भी 2 लोग राजा बनना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लोग राजा बनना चाहते हैं, यहाँ पे भी 2, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी, इसमें एक की तरफ फ्रांस हो जाता है, एक की तरफ इंग्लैंड हो जाता है, एक की तरफ फ्रांस, एक की तरफ इंग्लैंड, ठीक है। जैसे अगर अंग्रेज जो है वहां पे हैदराबाद में नासिर जंग की तरफ थे, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन की तरफ, ठीक है। और फ्रांसीसी जो है बेसिकली हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की तरफ थे, और कर्नाटक में चांदा साहब की तरफ। तो यह यहाँ पे भी कंपनियां टकराती हैं, और 1749 में अंबुर की लड़ाई होती है। 1749 में अंबुर की लड़ाई होती है। अंबुर की लड़ाई में फ्रांसीसियों को डुप्ले, जो उस समय गवर्नर रहता है, उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हैं फ्रांसीसी, और उसमें फ्रांसीसियों को निर्णायक बढ़त मिल जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रांसीसी इस लड़ाई को, अंबुर की लड़ाई को जीतने के बाद अपनी सरकार बनवा लेते हैं, अपने मनमर्जी की सरकार, ठीक है। फ्रांसीसी अपने मनमर्जी की सरकार बना लेते हैं, यानी कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की और कर्नाटक में चांदा साहब की सरकार बना लेते हैं। अब अंग्रेज जो है इसमें अपनी कूटनीति खेलते हैं, और क्या होता है, क्लाइव आया रहता है नया नया, और वहां पे क्या करता है, धीरे धीरे अपनी सेनाओं को मजबूत करता है, और फ्रांस में बोलता है कि भाई देखो, इनको जो है जो डुप्ले साहब है इनको बुला लो वापस, ठीक है। और फ्रांसीसी यहीं पे गलती कर बैठते हैं, डुप्ले को वापस भेज देना फ्रांसीसियों की एक सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि अंग्रेज 1754 में, ठीक है, ये याद बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, 1754 में अंग्रेज एक गलती कर बैठते हैं, डुप्ले को वापस भेज देते हैं, और फिर से क्लाइव की स्थिति मजबूत हो जाती है, ठीक है। और पंडिचेरी की संधि होती है यहाँ पे, ठीक है, पांडिचेरी की संधि होती है, और युद्ध यह भी अनिर्णायक युद्ध के तौर पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। और कर्नाटक पर अंग्रेजों का और हैदराबाद में कुछ कुछ हद तक फ्रांसीसियों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। तृतीय युद्ध जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इन तीनों को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे तो चीजें समझने में आसानी होगी। अभी पीडीएफ में आगे आएंगी भी ये चीजें, ठीक है, नहीं भी नोट डाउन करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन मैं बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जो तीसरा जो युद्ध होता है, ये 1758 से 1763 के मध्य होता है, ठीक है। और आपको जैसा पता होगा कि बक्सर की लड़ाई, ठीक है, बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई जीत चुके रहते हैं, और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण सूबे पे ब्रिटिश जो है कब्जा कर चुके रहते हैं, अभी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 1758 से 1763 के मध्य जो तीसरी लड़ाई होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सप्तवर्षीय युद्ध जो रहता है इन दोनों के मध्य प्रारंभ होता है वहां पे, ठीक है। ये सप्तवर्षीय युद्ध था, जो दूसरा वाला सप्तवर्षीय नहीं था, सॉरी। तो सप्तवर्षीय युद्ध ये प्रारंभ होता है, ठीक है। और इसमें ब्रिटिश सेनापति आयरकूट जो होता है, उसमें वांडीवास की लड़ाई होती है,
ठीक है। वांडीवास की लड़ाई में आयरकूट ने लाली को कूट दिया। ठीक है, तो लाली जो कि फ्रांसीसी गवर्नर रहता है, तो वांडीवास की लड़ाई में क्या करता है, आयरकूट ने लाली को कूट देता है और फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय होती है। और जो सप्तवर्षीय युद्ध था, इसके माध्यम से वहां पे पेरिस में क्या होती है, पेरिस की संधि, फ्रांसीसी बोलते हैं कि अब जो है हम अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्या करते हैं, वो बोलेंगे कि भारत में केवल व्यापार करेंगे। तीन शर्त मानते हैं इस पेरिस की संधि में। ठीक है, वांडीवास की लड़ाई में फाइनली हारते हैं और पेरिस की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त होता है। तीन शर्त मानते हैं। पहली शर्त क्या रहती है कि एक तो भारत में केवल व्यापार करेंगे, दूसरा सेना नहीं रखेंगे, तीसरा जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां थी, मतलब स्टोर रूम कह सकते हैं, स्टोर कह सकते हैं, वहां पे वो उनकी किलेबंदी नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि साम्राज्य जो विस्तार रहता है ब्रिटिश का, इस दृष्टिकोण से सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फ्रांसीसियों के रूप में इन तीनों लड़ाई का समेशन क्या निकलता है कि फ्रांसीसियों के रूप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शक्ति ब्रिटेन के रास्ते से हट जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि व्यवहारिक समझ ब्रिटिश को इसमें बनती है कि कैसे भारत को और ज्यादा लूटा खसोटा जाए और कैसे यहाँ पे एक अधिकार बनाया जाए। वो देखते हैं कि उत्तराधिकार के युद्ध में फायदा उठाया जा सकता है। वो देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। वो देखते हैं कि भारत में मतलब भारत के लोग हैं वो सैनिक के रूप में हमारे लिए काम आने को तत्पर है। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक ये धारणा भी मजबूत होती है कि भारत जहां नौसेना में तो पिछड़ा है ही, सबसे बड़ी बात क्या है कि आधुनिक शस्त्रों से लैस जो ब्रिटेन की सेना है, वो भारतीय सैनिक जो अगर भारतीय राज्य भी आपस में मिलकर के अगर सैन्य शक्ति बना लेंगे, तब भी हम लोग उनको पराजित कर लेंगे। तो ये सब चीजें, ठीक है, सामने आती हैं। अब ये जो लड़ाई होती है, इसके पहले दो लड़ाइयां और होती हैं। ठीक है, जो जिसको हम लोग अंग्रेजों की बंगाल विजय के शीर्षक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस बीच में दो लड़ाइयां होती हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं अंग्रेजों का बंगाल विजय। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे प्रश्न आते हैं प्री मेंस दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बंगाल विजय में एक होता है प्लासी, एक होता है बक्सर। ठीक है, प्लासी, एक होता है बक्सर। जहां अंग्रेज प्लासी में अपने कूटनीति से जीतते हैं, वहीं बक्सर में थोड़ा सा हाथ बेजमाते हैं। अब प्लासी की लड़ाई जो होती है वो 23 जून 1957, सॉरी 1757। ठीक है, तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ रहते हैं और सिराजुद्दौला एक तरफ रहते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि सिराजुद्दौला कैसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा समझाना है आप लोग को। सिराजुद्दौला जुड़े रहते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला। और फिर इसी बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है, जिससे हम लोग उस टॉपिक से आगे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें बात क्या आती है, मैं थोड़ा सा एक बार आप लोग को मोटी मोटा कहानी सुना देता हूँ। ठीक है, बात ये आती है कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा फिर जागती है, क्योंकि ना बंगाल जैसा जो महत्वपूर्ण सूबा है, वहां पे व्यापार इतना आसान, मतलब इतना मजेदार और इतना मुनाफे भरा है कि उन्हें उस पर कब्जा किया जाए। ठीक है, तो 1717 का आप लोगों ने फरमान विवाद पढ़ा होगा, 1717। ठीक है, ये फर्रुखसियर ने फरमान दिया था 3,000 रुपए के, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि 3,000 रुपए वार्षिक के बदले आप व्यापार कर सकते हैं। तो 1717 का जो फरमान विवाद है, ठीक है, इसके बाद सिराजुद्दौला के जो विरोधी रहते हैं, अंग्रेज उनको संरक्षण देते हैं, नवाब की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, कलकत्ता की किलेबंदी की बात आती है। ठीक है, फिर इसी में आप लोगों ने देखा होगा कि कालकोठरी कांड होता है। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी उसको बोला जाता है। उसके बाद क्लाइव षड्यंत्र करता है और प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के जो भी सहयोगी रहते हैं उसको छोड़ के भाग जाते हैं और सिराजुद्दौला वहां पे मारा जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि जो बेसिकली ये लड़ाई तो रहती नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो अपनी शक्ति नहीं दिखा पाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्लाइव रहता है वो नवाब के जो सहयोगी रहते हैं, मनिक चंद, जगत सेठ, अमीर चंद, ठीक है, खादिम खान, इन सबको लेकर के नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रच लेता है और नवाब की सेना पराजित होती है। लेकिन इस लड़ाई के बाद एक प्रमुख सत्ता के तौर पे ब्रिटेन का जो ब्रिटिश है उसका उदय बंगाल में हो जाता है। अब उन्होंने शुरुआती दौर की वजह से अपने अनुभव की कमी की वजह से, मतलब उस समय ब्रिटेन को उतना अनुभव होता नहीं है, कार्मिक की कमी, ठीक है, और बेसिकली अभी लाभ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य था, न कि राज बनाना, और विद्रोह का डर भी एक था। इन सब कारणों के कारण वो बंगाल में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करते हैं। ठीक है, अब जब बंगाल में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करते हैं तो फिर जो है आगे उनको खटकता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में बेसिकली बंगाल में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करते हैं, लेकिन जो बंगाल के नवाब रहते हैं, ठीक है,
मीर जाफर और मीर कासिम उनसे बोलते हैं कि भाई लाओ 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 भरो भरो, ठीक है, लाओ लाओ भरो भरो में वो सब जब भर नहीं पाते तो फिर बक्सर की लड़ाई होती है। हम्म। अब बक्सर की लड़ाई क्या होती है कि अंग्रेज सोचते हैं चलो भाई अब बंगाल पे प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं जिससे व्यापार में संतुलन भी हो और साम्राज्य का विस्तार भी बढ़े, ठीक है। फिर मीर कासिम की महत्वाकांक्षा भी इस युद्ध में कारण बनती है। वो ये सोचता है कि यार क्यों हम क्यों अंग्रेजों को करने जाए या अंग्रेज यहाँ क्यों शासन करेंगे, वो सीधे सीधे हमारी मदद की है तो अपना पैसा ले जाए, ठीक है। जबकि अंग्रेज वो खुद को अपने संप्रभु शासन समझता है और अंग्रेज चाहते हैं कि भाई नहीं हम इस पे थोड़ा सा अपना नियंत्रण चलाएंगे क्योंकि हमारी वजह से जीता है, ठीक है। ऐसी ऐसी परिस्थिति में मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम खुद कुछ कदम उठाता है जो अंग्रेजों को नागवार लगता है, ठीक है। तो मीर कासिम कुछ कदम उठाता है, जैसे राजधानी को मुर्शिदाबाद से उठा करके मुंगेर लेते लेते जाता है। मुंगेर में जो है तोप और बंदूक का कारखाना बना लेता है, ठीक है। करों में वृद्धि कर देता है, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित कर देता है, ठीक है। तो इन सब कारणों से थोड़ा सा मीर कासिम से थोड़ा अंग्रेज चौकन्ने हो जाते हैं, अंग्रेज के कान खड़े होते हैं और फिर बोलता है कि यार अब तो दोनों में जो है अब तो दोनों में ये जो है अब तो लड़ाई होके रहेगी, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बक्सर का युद्ध चल रहा होता है तो उस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं रहता है, ठीक है। उस समय बंगाल का नवाब कौन रहता है, मीर जाफर, ठीक है। पहले मीर जाफर रहता है, मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को अंग्रेज बनाते हैं, लेकिन जो बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम भाग जाता है, ठीक है। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब बक्सर के युद्ध के पश्चात वो संधियां की जाती हैं जो कि आगे वर्णन था, ठीक है। अब हम लोग उस पे आ जाते हैं, यहाँ से कनेक्टिंग लाइन समाप्त होती है, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 1765 में अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य एक पहली संधि होती है इलाहाबाद की, ठीक है। और दूसरी संधि होती है इससे 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य, ठीक है। तो यानी कि जो इलाहाबाद की संधि मुगल शासक के साथ होती है, इसमें बात होती है कि आपको 26 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन मिलेगी, 26 लाख वार्षिक की आपको पेंशन दी जाएगी, ठीक है। आप पेंशन लीजिए और बैठे रहिए। इलाहाबाद और कोरा का क्षेत्र जो है अवध से लेकर के मिल जाता है अंग्रेजों को, ठीक है। दूसरा क्या है, मुगल बादशाह अंग्रेजों को क्या करते हैं, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे देते हैं, ठीक है। बंगाल बिहार व उड़ीसा, इसका दीवानी अधिकार किसको मिल जाता है, अंग्रेजों को दे देते हैं इस संधि के माध्यम से, ठीक है। यानी कि इलाहाबाद और कोरा का क्षेत्र अवध से लेकर के मिल जाता है, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल जाता है। और जो अवध के शासक के साथ इलाहाबाद की संधि होती है शुजा-उद-दौला के साथ, इसमें बात यह आती है कि अवध की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अब किसकी रहेगी, अवध की रहेगी, ठीक है। और कोरा और इलाहाबाद का क्षेत्र तो अवध को गंवाना ही पड़ता है, ठीक है। अब बंगाल में मीर जाफर के बाद उसका जो वारिस रहता है वो कौन रहता है, नजमुद्दौला। और नजमुद्दौला के साथ 1765 में एक और संधि होती है, ठीक है, बंगाल के नवाब के साथ। ये क्या बोलते हैं, 1700 जो 65 की संधि रहती है, इसमें बात ये आती है कि अब बंगाल में कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध काम नहीं किया जाएगा, सैनिकों की संख्या में कटौती होगी, ठीक है। और द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ 1765 से मानी जाती है, ठीक है। 1765 से द्वैध शासन की शुरुआत वास्तव में मानी जाती है कि यानी कि बंगाल का प्रशासन संचालन जो है अंग्रेजों द्वारा नियुक्त नायब सूबेदार के माध्यम से होगा, ठीक है। नजमुद्दौला की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे कमजोर हो जाती है, ठीक है। इन चीजों के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक ये बच जा रहा है मंगलोर की संधि, और एक ये एक मंगलोर की संधि बच रही है, एक मद्रास की संधि बच रही है, ठीक है। एक बार इसको भी कनेक्ट कर ही लिया जाए, ठीक है। हम्म। इसमें जो है एक जिक्र है मद्रास की संधि का,
ये बेसिकली बात क्या होती है कि मैसूर वार में भी 4 लड़ाइयाँ होती हैं। मैसूर वार भी 4 लड़ाइयाँ होती हैं। जो प्रथम मैसूर वार है और द्वितीय मैसूर वार है, उसमें हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य होता है और तृतीय और चतुर्थ से हैदर अली जो है द्वितीय में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तृतीय और चतुर्थ हैदर अली का लड़का रहता है टीपू सुल्तान। इसकी बात होने लगती है। अब बात आती है कि जो आंग्ल मैसूर प्रथम वार होता है, ठीक है, आंग्ल मैसूर जो प्रथम वार होता है, इसमें ये मुगल के अधीन जो मैसूर एक सत्ता के तौर पे स्थापित होता है। वाडियार वंश का शासक रहता है। कृष्णा राजा वाडियार यहाँ का शासक रहता है मैसूर में। कृष्णा राज वाडियार, ठीक है, कृष्णा राज वाडियार नाम का एक शासक रहता है। हैदर अली जो है इन्हीं की सेना में क्या रहता है, अधिकारी रहता है। 1761 में हैदर क्या करता है कि यहाँ जो मैसूर है इसकी सत्ता पे स्थापित अपना एक अधिकार कर लेता है, ठीक है। और इसके जो हैदर अली की जो महत्वाकांक्षा रहती है, इससे अंग्रेज तो चिंतित होते ही हैं, बगल में इसके कर्नाटक और ऊपर यहाँ पे मराठा भी चिंतित होते हैं, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर वार जो प्रथम होता है, इन सभी महत्वाकांक्षाओं के कारण प्रथम आंग्ल मैसूर वार का कारण बनता है। एक तरफ अंग्रेज चिंतित रहते हैं, दूसरे तरफ मराठा चिंतित रहते हैं। तो अंग्रेज सोचते हैं चलो पहले इनको जो हैदर अली हैं इनको पहले किनारे किया जाए, क्योंकि यही हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। तो हैदर अली को हटाने के लिए, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर वार होता है, ठीक है। इसी आंग्ल मैसूर वार में मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध बराबर बराबर पे समाप्त होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि निजाम और मराठे, ठीक है, निजाम और मराठे प्रथम और द्वितीय जो मैसूर वार है, इसमें कभी निजाम की तरफ रहते हैं, कभी अंग्रेजों की तरफ रहते हैं, ठीक है। यानी कि इधर उधर मतलब कभी हैदर अली की तरफ रहते हैं, कभी अंग्रेजों की तरफ रहते हैं, और बाद में ये अंग्रेजों की तरफ आ जाते हैं तीसरे और चौथे युद्ध में, ठीक है। अब इसी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। जाहिर सी बात है दोनों संतुष्ट होते नहीं है, ठीक है। तो ये भी द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये इसमें मंगलौर की संधि, ठीक है, मंगलौर की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। 1784 में मंगलौर की संधि के माध्यम से ये युद्ध समाप्ति होता है। इसमें हैदर अली अपनी मृत्यु मर जाता है, ठीक है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान के साथ और अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि होती है, ठीक है। युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान करता है और बराबरी पर यह युद्ध खत्म होता है, ठीक है। अब बात यह आती है कि जो टीपू सुल्तान रहता है वो अंग्रेज उसको अपने सर्वाधिक खतरनाक शत्रु के रूप में देखते हैं, ठीक है। अंग्रेज अपने सर्वाधिक खतरनाक शत्रु के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो एक तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित रहता है, जैकोबियन क्लब का सदस्य भी रहता है, ठीक है। और समानता स्वतंत्रता बंधुत्व उसके मतलब उसके सोचता है कि यार ये सब चीजें भारत में भी आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रगतिवादी रहता है, प्रगतिशील रहता है, आधुनिक विचारों का प्रभाव, उसके द्वारा विभिन्न आर्थिक सामाजिक सुधार वहां किए जाते हैं, सैन्य सुधार भी किया जाता है राज्य की सैन्य शक्ति बढ़ाए रखने हेतु, ठीक है। बंदूक और तोपों का निर्माण, शस्त्रागार का निर्माण, ठीक है, फ्रांसीसी पद्धति पर सेना का गठन, ये सब काम वहां पे करता है। तो थोड़ा सा अंग्रेजों को लगता है कि नहीं भाई, टीपू सुल्तान का विकेट जल्दी गिराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, मराठों से संधि कर लेते हैं। सालबाई की संधि में मराठों से संधि कर लेते हैं और बोलते हैं कि भैया मराठे, अभी तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, तुमको बाद में डील करते हैं, पहले चलते हैं टीपू सुल्तान को डील करने, ठीक है। टीपू सुल्तान को डील करते हैं तीसरे मैसूर युद्ध में, ठीक है। तो यहाँ पे एक थर्ड मैसूर युद्ध होता है। जैसा कि मैंने बताया 4 मैसूर युद्ध होते हैं, तो तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान से डीलिंग पानी होती है, ठीक है। निजाम और मराठे इसमें महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि चलो भाई हमको भी कुछ फायदा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीपू की पराजय हो जाती है। इस युद्ध में टीपू हार जाता है, टीपू सुल्तान, ठीक है। अब देखते हैं टीपू का क्या होता है। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है। तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्री रंगपट्टनम की संधि होती है और इस संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है। टीपू को अपना बहुत ज्यादा भाग देना पड़ता है, राज्य का भाग देना पड़ता है अंग्रेजों को और मराठों और निजाम को, ठीक है। आपस में खूब लूट खसोट होती है। इसके बाद फिर जो है महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अंग्रेज यहाँ पे जम लेते हैं। लेकिन एक औपचारिकता के तौर पे टीपू भले हार गया रहता है, लेकिन उसके मन में कहीं कहीं कसक रहती है, यार मेरा तो राज्य गया, ठीक है। तो ऐसे में वो फिर से चौथे आंग्ल मराठी युद्ध में आता है और ये केवल और औपचारिकता के रूप में रहती है, ठीक है। यानी कि ये फोर्स वाला जो युद्ध होता है आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ये केवल औपचारिकता रहती है। ये 1799 में होता है, ठीक है। 1799 में फाइनली टीपू युद्ध स्थल पे ही मारा जाता है, ठीक है। अंग्रेजों का मैसूर पे नियंत्रण होता है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि जो वाडियार वंश था, वाडियार वंश को
अंग्रेज यहाँ पे भी प्रत्यक्ष सत्ता हाथ में नहीं लेते हैं और वाडियार वंश को बैठा देते हैं कि भाई तुम शासन कर लो। हाँ, उससे सहायक संधि करवा लेते हैं। वाडियार वंश से बोलते हैं कि अब तुम सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर दो भैया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से ये संधियां आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको विस्तार में समझाया। ये फिर वही जो अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष था जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध, इसको फिर से वही इसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजी सेना द्वारा जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, ठीक है। जो जब वहां पे लड़ते थे तो यहाँ पे भी लड़ते थे। एक्स ला सापेल की संधि से ये युद्ध का समाप्ति हुआ, ठीक है। अगला युद्ध क्या था, दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा युद्ध था वांडीवास का युद्ध। इसमें भी आयुर्कूट और लाली ने अंग्रेजों को कूट दिया, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा था कर्नाटक युद्ध के माध्यम से, तो ठीक है। 3 कर्नाटक युद्ध, 4 मैसूर युद्ध, ये तीनों याद रखिएगा। इसमें 2 ही युद्ध का वर्णन था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आप लोग को एक बार ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे, एक बार देख लीजिएगा। चिंसुरा के युद्ध के माध्यम से डच जो है बाहर हो गए थे। मसूलीपट्टनम, सूरत, पिपली, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, नागपट्टनम। अच्छा, इससे प्रश्न कैसे बन सकता है, इससे प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन कौन से डच व्यापारिक केंद्र थे। तो आप सोचेंगे यार डच तो महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के केंद्र के रूप में थे ही नहीं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ही थे, ठीक है। और आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दे देगा अहमदाबाद, एक ऑप्शन दे देगा आपको यहाँ पे आगरा, एक ऑप्शन दे देगा मसूलीपट्टनम, एक ऑप्शन दे देगा चिंसुरा। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन कौन प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। आप बोलेंगे यार ये सब तो ठीक है, अहमदाबाद चलो है, चिंसुरा है, मसूलीपट्टनम है, लेकिन आगरा डच व्यापारिक केंद्र क्यों हो सकता है, क्यों यहाँ पे क्यों आएंगे। और आप इसको एलिमिनेट करके उत्तर दे देंगे। उत्तर में एक विकल्प रहेगा केवल एक, एक दो तीन, केवल 2 3 4 और सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। इस सब पे भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, ठीक है। महत्वपूर्ण वर्ष ये भी चर्चा में हो चुका था कि 1661 में क्या हुआ था। जो पुर्तगाली कैसे बाहर हुए, पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन और इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह विवाह होता है, दहेज में इन्हें मुंबई मिलता है चार्ल्स द्वितीय को, यानी कि अंग्रेजों का अधिकार होता है। और फ्रांसीसी अपने आप को गोवा तक सीमित कर लेते हैं और 1961 तक गोवा में बने रहते हैं, ठीक है। विविध में ये भी सब जो है थोड़ा सा विविध एक बार देख लेते हैं कि रणजीत सिंह ने तोपों, गोलों और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे लाहौर और अमृतसर में, ठीक है। तो ये प्रश्न ऐसे देखिए, इसमें प्रश्न पूछने की संभावना तो फैक्ट बहुत ज्यादा है और कितना कोई फैक्ट देखेगा, ठीक है। एक फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टिप्पू सुल्तान को अधिकतर इतिहास में कट्टर बताया जाता है, ठीक है। तो एक ये थोड़ी सी कट्टरता के विरुद्ध काम कर देता है कि श्रृंगेरी मंदिर रहता है शारदा देवी का, वहां पे धन देता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो कट्टर नहीं है, ठीक है। तो अब है या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन ये फैक्ट थोड़ा सा एक बार दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे, ठीक है। इनको यहाँ से जाने दीजिए। अब इसमें एक आता है राजसी उपाधि अधिनियम, ठीक है। राजसी उपाधि अधिनियम क्या होता है, इसमें जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी होते हैं उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, 1876 में पारित होता है, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा, और भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर लिया जाता है। एक इसी में विविध में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की चर्चा की गई है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय पारित होता है, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, लॉर्ड कैनिंग रहता है, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के समय ये प्रस्तुत होता है, पारित होता है लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। इसमें विधवा विवाह को और उससे उत्पन्न संतान को वैध करार दिया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें कि किसने इसमें, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य किया था, ठीक है। अब एक बात आती है कि जो बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो एक बार इसकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये मुर्शिद कुली खान जो है ये बंगाल का गवर्नर रहता है किसमें, मुगल सम्राट के समय में, ठीक है। मुर्शिद कुली खान बंगाल का गवर्नर रहता है मुगल सम्राट के समय में, ठीक है। तो मुगल सम्राट द्वारा इसे स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त किया जाता है।
इसने इजारा व्यवस्था बंगाल में भूमि बंदोबस्त की प्रारंभ की थी और ढाका से मुर्शिदाबाद को अपनी जो राजधानी है वो उसको ट्रांसफर किया था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, फिर मीर जाफर, ठीक है, मीर कासिम, फिर मीर जाफर और फिर नजमुद्दौला। ठीक है, नजमुद्दौला, ये थोड़ा सा आप लोग को क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब इस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। बंगाल, ये वाला एक बार थोड़ा सा यहाँ से फैक्ट देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध ये नदिया जिले में है, तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसको बचा जा सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन दीवान, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, इसको ध्यान रखना है। मीर कासिम नहीं था, मीर कासिम भाग चुका है। ठीक है, ये सारी हम लोग चीजें पढ़ चुके थे। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट किस लिए है कि भारत और उसमें ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में कूटनीतिक माध्यमों से हराता है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का नींव रखने वाला है और 2 बार 1757 से 60 और 1765 से 67 तक ये बंगाल का गवर्नर रहता है। ठीक है, यूपी सिंधी एक बार थोड़ा सा इस पे देखेगी, अगर बंगाल ये जो गवर्नर जनरल के संदर्भ में अगर कुछ नोट्स मिलते हैं तो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद की संधि में इसका प्रमुख योगदान रहता है। ठीक है, तो ये मान सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव की इसमें उपलब्धि, बाकी सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, हाँ अब एक बार क्षेत्रीय राज्य में पंजाब को देख लेते हैं। मैसूर को हम लोग देख लिए थे, ये पंजाब बच रहा था। ठीक है, पंजाब में सुकरचकिया मिसल है। ठीक है, सुकरचकिया मिसल है, उसमें महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है और फिर वहां से पंजाब को थोड़ा सा स्थायित्व तो पंजाब में आता है। ठीक है, देख लेता हूँ और आपको इसमें इसमें 2 वार होते हैं। इसको ऐसा करते हैं कि आज जो है ये यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग इसमें फिर से एक बार क्षेत्रीय राज्य में मैसूर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्षेत्रीय राज्य में मैसूर हम लोग कर चुके हैं, पंजाब अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कल पंजाब से आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग धन के बहिर्गमन का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय राज्य में पंजाब और मैसूर हो चुका है। ठीक है, धन बहिर्गमन का सिद्धांत, भू राजस्व व्यवस्था, 1857 की क्रांति व अन्य जन आंदोलन को कल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।